नमस्ते और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास ही है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन हम शायद ही कभी उस पर गहराई से सोचते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय शासन की। आज हम सिर्फ किताबी बातों या नियमों में नहीं उलझेंगे, बल्कि इस पूरी मशीनरी को खोलकर देखेंगे कि जमीनी स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण असल में कैसे काम करता है। क्या ये सचमुच वैसा ही है जैसी उम्मीद की गई थी, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत अलेक्सिस डी टोक्योविल के एक बहुत ही शानदार कोट से करते हैं। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता के लिए स्थानीय सभाओं का वही महत्व है जो विज्ञान के लिए प्राथमिक विद्यालयों का है। ये इसे लोगों की पहुंच के भीतर लाते हैं। ये लोगों को सिखाते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें और इसका आनंद कैसे लें। सोचिए, ये सिर्फ एक बोरिंग सिविक्स का चैप्टर नहीं है। ये कोट इस बात को एकदम साफ कर देता है कि अगर आम लोगों की भागीदारी ना हो तो आजादी के असली मायने कभी समझ ही नहीं आ सकते। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझेंगे। फिर इसके 3 टियर फ्रेमवर्क और रूरल बनाम अर्बन सिस्टम्स को डीकोड करेंगे। उसके बाद लोकल रूल के फायदों पर बात होगी और आखिर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी की कुछ कड़वी सच्चाइयों और कमियों का भी निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो हमारा पहला भाग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को परिभाषित करना। आइए सीधा इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कोई सिर्फ प्रशासनिक बंटवारा नहीं है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा मतलब है पावर्स, फंक्शंस और अथॉरिटी को ऊपर से नीचे सीधे लोगों के हाथों में सौंपना। मकसद बड़ा साफ है कि लोकल लेवल की जरूरतें वहीं के लोकल रिसोर्सेज से पूरी की जाएं। एक तरह से यहां संप्रभुता जमीनी स्तर पर आ जाती है, जहां लोग खुद अपने मामलों को मैनेज करने में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस में इसे अक्सर लोकतंत्र का ट्रेनिंग स्कूल कहा जाता है ना? कमाल का मेटाफर। मतलब लोकल गवर्नमेंट आम नागरिकों को एक तरह की पॉलिटिकल एजुकेशन देती है। उन्हें सिखाती है कि डेमोक्रेसी में एक्टिवली कैसे इन्वॉल्व होना है। जब लोग अपने मोहल्ले या गांव के प्रशासन में हिस्सा लेते हैं तो वो सिर्फ विकास से ही नहीं जुड़ते, बल्कि साइकोलॉजिकली भी सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। अब पढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द 3 टियर फ्रेमवर्क। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अगर आप देखें तो ये टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ एक बहुत ही क्लियर हायरार्की में बंटा हुआ है। सबसे ऊपर यानी एपेक्स पर आती है हमारी सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट। उसके ठीक नीचे मिडिल में है स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और फिर सबसे नीचे बिल्कुल बेस पर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये ढांचा हमें साफ साफ दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने देश भर में सत्ता के बंटवारे का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, ग्रामीण बनाम शहरी प्रणालियां। अब सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? सिस्टम के सबसे निचले स्तर पर आकर यह ढांचा दो अलग अलग ट्रैक्स में बंट जाता है। ग्रामीण यानी रूरल इलाकों के लिए हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है, और शहरों की जटिलताओं को संभालने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज बनाई गई हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से काम करती हैं। हालांकि यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि हर राज्य में इनका स्ट्रक्चर एकदम एक जैसा नहीं होता। अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल ही जाता है। अगर हम रूरल सिस्टम यानी पंचायती राज को डिकोड करें तो इसमें भी एक 3 टियर हायरार्की है। सबसे पहले गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर आती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर बैठती है जिला परिषद। ये पूरा सेटअप खास तौर पर ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर बड़ी ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जब हम शहरों की तरफ देखते हैं, जहां आबादी बहुत घनी है, तो वहां की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए अर्बन लोकल बॉडीज को भी 3 लेवल्स में बांटा गया है। सबसे निचले स्तर पर हैं नोटिफाइड एरिया काउंसिल्स, बीच में आती हैं म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाएं, और सबसे ऊपर होते हैं टॉप लेवल कॉर्पोरेशंस या नगर निगम। ये पूरा स्ट्रक्चर बड़े शहरों की भारी भरकम डिमांड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए खड़ा किया गया है। अब एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट समझते हैं। ये जो लोकल बॉडीज है ना, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। असल में इनका सर्वाइवल इस बात पर टिका है कि ऊपर बैठी सरकारें यानी केंद्र और राज्य इन्हें कितनी पावर और कितनी जिम्मेदारी ट्रांसफर करती हैं। ये अपने काम करने के लिए रिसोर्सेज और फंड्स के मामले में भी हायर लेवल गवर्नमेंट्स पर ही डिपेंड करती हैं। लोकल लेवल पर जितने भी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं वो इन्हीं के जरिए लागू किए जाते हैं।
अब आते हैं चौथे भाग पर, स्थानीय शासन के क्या लाभ हैं। चलिए इसके फायदों की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के सिर से एडमिनिस्ट्रेशन का काफी बड़ा बोझ कम कर देता है। अब क्योंकि हर इलाके की अपनी कुछ यूनिक ज़रूरतें और दिक्कतें होती हैं, तो लोकल बॉडीज उन्हें सीधे तौर पर और ज़्यादा तेज़ी से हैंडल कर सकती हैं। फैसले जल्दी लिए जाते हैं और एक्शन तुरंत होता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी जगह है जहां से लोकल लीडरशिप उभरकर सामने आती है। और हाँ, इसका एक और बहुत ही शानदार पहलू है। लोकल गवर्नेंस सिर्फ लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह नहीं है, ये एक तरह का इंक्यूबेटर भी है। मतलब अगर कोई नई पॉलिसी या एक्सपेरिमेंट ग्रास रूट लेवल पर हिट हो जाता है, तो उसे स्टेट या नेशनल लेवल पर भी आसानी से रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टेस्टिंग ग्राउंड भी बन जाता है। तो इन सब पॉजिटिव बातों को सुनकर क्या लगता है? क्या ग्रास रूट डेमोक्रेसी वाकई में एकदम परफेक्ट, फ्लॉलेस सिस्टम है? क्या यह सच में वैसे ही काम कर रहा है जैसा सोचा गया था? अब हम इसी सवाल के जवाब में कुछ कड़वी सच्चाइयों का रुख करने वाले हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जमीनी स्तर के लोकतंत्र की कमियां या इसके पिटफॉल्स। अगर हम इसका पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और यथार्थवादी एनालिसिस करें, तो कई स्ट्रक्चरल कमियां उभरकर सामने आती हैं। थियरी में तो ये सिस्टम लोगों को एम्पावर करने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो कई बार ये एक बहुत ही संकीर्ण या नैरो माइंडसेट पैदा कर देता है। कई रिपोर्ट्स और क्रिटिक्स बताते हैं कि अक्सर ये संस्थाएं जाति, समुदाय और लिंग से जुड़े पूर्वाग्रहों और पक्षपात को बढ़ावा देने लगती हैं। कुछ और गंभीर आलोचनाओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि लोकल इलेक्शंस में आज भी पैसे और बाहुबल यानी मनी और मसल पावर का बहुत ज्यादा बोलबाला है। इसके अलावा जन केंद्रित कार्यक्रमों को सही से लागू करने के लिए इन संस्थाओं के पास अक्सर रिसोर्सेज की भारी कमी होती है। और शायद सबसे तीखी आलोचना ये की जाती है कि कभी-कभी ये ग्रासरूट डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ इनएफिशिएंसी, करप्शन और रेड टेपिज्म का डंपिंग ग्राउंड बनकर रह जाती हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि ये चालाक राजनेताओं के करीबियों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह काम करने लगती हैं। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट वाकई हैरान करने वाला है। सोचा तो ये गया था कि यहां से नए लोकल लीडर्स निकलेंगे, लेकिन अक्सर होता यह है कि स्टेट और नेशनल लेवल के नेता इसे अपना पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाने का शिकारगाह बना लेते हैं। इसी तरह इसे फ्यूचर लीडर्स की ट्रेनिंग के लिए एक बेहतरीन स्कूल माना गया था, लेकिन कई बार यहां से निकले नेता खुद को नेशनल या स्टेट लेवल के बड़े और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल करने में पूरी तरह असमर्थ पाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। क्या लोकल गवर्नमेंट वाकई में डेमोक्रेसी का अल्टीमेट ट्रेनिंग स्कूल है, या फिर इसकी खामियों का महज एक डंपिंग ग्राउंड? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। विकेंद्रीकरण का आइडिया भले ही कितना भी शानदार क्यों ना हो, लेकिन जमीन पर इसे लागू करने की चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी और असली हैं। खैर, सोचने के लिए काफी कुछ है। उम्मीद है आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में पंचायती राज की, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ है। हम अक्सर इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन काल के मिथकों से लेकर आधुनिक युग की राजनीतिक बहसों तक, पंचायती राज का ये सफर सिर्फ एक सरकारी ढांचे की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने एक विचार के इवोल्यूशन की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे सफर को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, स्थानीय शासन की प्राचीन जड़ें। दूसरा, ब्रिटिश युग और महात्मा गांधी के विचार। तीसरा, आज़ादी के बाद का समय और शुरुआती समितियां। और अंत में राज्यों में इसका पुनरुद्धार और आधुनिक सुधार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय शासन की प्राचीन जड़ों की, मिथकों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक। आज़ादी के शुरुआती सालों से ही भारत में इस ग्रामीण स्थानीय शासन प्रणाली को हम आमतौर पर पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ये नाम हम सबने सुना है, लेकिन ये जो ढांचा है ना, ये कोई रातों रात बनकर तैयार नहीं हुआ। इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो देखेंगे कि प्रशासन ने समय के साथ कई रूप बदले हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन वैदिक काल से ही गांव को प्रशासन की सबसे बेसिक यूनिट मान लिया गया था। थोड़ा और आगे बढ़ें तो मौर्य साम्राज्य के दौरान यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के डॉक्यूमेंट्स में भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साफ साफ सबूत मिलते हैं। और मुगल काल तक आते आते तो कस्बों और शहरों में भी एक प्रॉपर स्थानीय प्रशासन की शुरुआत हो चुकी थी।
मतलब ये कॉन्सेप्ट हमेशा से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। और इसका प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की पहली शुरुआत राजा पृथु ने की थी। सिर्फ यही नहीं, महाभारत के शांति पर्व, वाल्मीकि रामायण और शुक्राचार्य की नीति सार में भी इसका जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो इसे गणपद कहा गया है, जिसका मतलब होता है ग्राम राष्ट्रमंडल। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पावर को डिसेंट्रलाइज करने का ये जो आइडिया है वो भारत की रग रग में बसा हुआ है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव पर, ब्रिटिश युग और गांधी और विकेंद्रीकरण की मांग। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब पारंपरिक प्रणालियों की जगह कुछ नए औपचारिक ढांचे बनने लगे। साल 1882 में लॉर्ड रिपन ने नगर निगम प्रशासन का गठन किया। अब जैसे जैसे भारतीय लोगों ने प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी मांगनी शुरू की, अंग्रेजों को कुछ तो करना ही था। तो 1909 में एक रॉयल कमीशन बना, जिसने अपनी रिपोर्ट में ऑटोनमस यानी स्वायत्त स्वशासी संस्थाएं बनाने की सिफारिश कर दी। इसी दौर में महात्मा गांधी के विचार बहुत मायने रखते हैं। बापू का हमेशा से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में बहुत पक्का विश्वास था। उनका साफ कहना था कि प्रशासन की मूल इकाई गांव ही होनी चाहिए। गांधी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1909 और 1910 के अपने सेशंस में पंचायती राज को फिर से जिंदा करने के प्रस्ताव पास किए। ये सिर्फ एक प्रशासनिक मांग नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा को जगाने की एक कोशिश थी। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद के दौर की। हमारा तीसरा हिस्सा, स्वतंत्रता, प्रारंभिक समितियां और नौकरशाही का नियंत्रण। देश आज़ाद हुआ और पंचायती राज के सपने को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जगह भी मिल गई। इसके बाद तेजी से 3 बड़े कदम उठाए गए। 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए इस आइडिया को एक ढांचा मिलना शुरू हुआ। 1954 में कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई और फिर 1956 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति बना दी। इस कमेटी का काम था ये तय करना कि पूरे देश में पंचायती राज योजनाओं को एक समान तरीके से कैसे लागू किया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। सोच और असलियत में काफी अंतर आ गया। आइडिया ये था कि सिस्टम बॉटम टू टॉप हो, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाए, जहां गांव प्रशासन का केंद्र हो। लेकिन हुआ क्या? 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिशें तो मान ली, लेकिन पूरे देश में एक जैसा सिस्टम लागू करने का विचार छोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि ऊपर से नीचे की तरफ चलने वाली एक विशाल नौकरशाही बन गई और हमारा पंचायती राज इसी एकाधिकार वाले सिस्टम में कहीं दब कर रह गया। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी और चौथे हिस्से पर चलते हैं, राज्यों में पुनरुद्धार और आधुनिक सुधार, यानी उस ठहराव को तोड़ना। 1970 के दशक के अंत तक ज्यादातर राज्यों में पंचायतें बिल्कुल ठप पड़ी थीं और इसका एक बहुत ही सीधा सा कारण था, पैसों और पावर की कमी। जब फंड्स ही नहीं होंगे और फैसले लेने का कोई अधिकार ही नहीं होगा तो पंचायतें काम कैसे करेंगी? लोकल गवर्नमेंट्स सिर्फ फाइलों और कागजों तक सिमट कर रह गया था। लेकिन फिर बदलाव की हवा चली। सबसे पहले पश्चिम बंगाल ने इस जड़ता को तोड़ा। उन्होंने क्या किया कि ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को अच्छे खासे फंड्स और पावर दोनों दे दिए। पश्चिम बंगाल में बाकायदा 3 स्तरों पर पंचायत चुनाव हुए और इतिहास में पहली बार पॉलिटिकल पार्टीज को इनमें अपने कैंडिडेट उतारने की परमिशन मिली। इसके कुछ ही सालों बाद 1980 के दशक के मध्य में कर्नाटक ने भी पंचायतों को फिर से एक्टिव करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही कुछ बहुत शानदार और सफल कदम उठाए। जब कुछ राज्यों में बात बनने लगी तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हुई। साल 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने 2 बड़े इनिशिएटिव लिए। पहला था जवाहर रोजगार योजना, जिसमें बेरोजगारों को काम देने के लिए सीधे ग्राम पंचायतों को पैसा भेजा जाने लगा। और दूसरा था एक बहुत ही महत्वाकांक्षी 64वां संशोधन विधेयक, यानी 64th अमेंडमेंट बिल। इसका मकसद था पूरे देश में 3 स्तरीय पंचायत सिस्टम लागू करना और 5 साल के कार्यकाल के लिए सीधे चुनाव को अनिवार्य बनाना। सब कुछ बहुत सही लग रहा था, है ना? लेकिन इतिहास में अक्सर चौंकाने वाले मोड़ आते हैं। जनता चाहती थी कि पंचायतों को पावर मिले, इसकी भारी मांग थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये ऐतिहासिक 64वां संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो पाया और इसे खारिज कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा विधायी गतिरोध था।
तो अब इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर 1989 में जनता के इतने भारी समर्थन के बावजूद सत्ता हस्तांतरित करने वाला इतना अहम विधेयक फेल हो सकता है, तो सिस्टम में पावर को सच में विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज करने के लिए असल में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? क्या सिर्फ एक अच्छी सोच काफी है या हमें इससे कहीं गहरे संरचनात्मक बदलावों की जरूरत है? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। खुद सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के बेहद दिलचस्प अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं, भारत की पंचायती राज प्रणाली। ये महज इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि स्थानीय शासन के मामले में उम्मीद बनाम जमीनी हकीकत का एक क्लासिक केस स्टडी है। कोई भी योजना कागज पर कितनी भी शानदार क्यों ना लगे, जमीन पर उतरते ही उसे कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे सफर को गहराई से समझते हैं। इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम पंचायती राज के उस भव्य विजन को समझेंगे। फिर 1954 से 1992 के बीच इसकी प्रारंभिक शुरुआत पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम उन सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं का विश्लेषण करेंगे और अंत में इसके प्रणालीगत संरचनात्मक दोषों को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए इसके मूल अर्थ को स्पष्ट कर लें। पंचायती राज आखिर था क्या? ये सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से बनाई गई एक पूरी प्रणाली थी। इसका सीधा सा लक्ष्य था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन स्थापित करना और इसे ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास का प्राथमिक तंत्र बनाना। आसान शब्दों में कहें तो सत्ता को शीर्ष से निकालकर सीधे गांव के लोगों के हाथों में सौंपना। और सच कहें तो इस प्रणाली की सफलता पर भारत के भविष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ था। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, भव्य विजन। जब पंचायती राज की परिकल्पना की गई थी तो इसके लक्ष्य बहुत ही ऊंचे और आशावादी थे। ये सिर्फ प्रशासन चलाने की बात नहीं थी, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की तैयारी थी। स्क्रीन पर दिख रहे ये 7 बिंदु कोई आम नियम नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण क्रांति का ब्लूप्रिंट है। मकसद था कि स्थानीय लोग अपनी समस्याएं खुद सुलझाएं, उनके भीतर लोकतांत्रिक जीवन की एक आदत विकसित हो, गांवों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण आबादी में वो खोया हुआ आत्मविश्वास जगाना और समुदाय के जरिए ही ग्रामीण विकास करना, ये इसके मुख्य लक्ष्य थे। इसके अलावा इसे एक ऐसी प्रशिक्षण प्रणाली के रूप में भी काम करना था जो भविष्य के लिए बेहतरीन लोकतांत्रिक नेता तैयार कर सके। कुल मिलाकर इस विजन का असली मकसद समुदायों को पूरी तरह से अधिकार संपन्न बनाना था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्रारंभिक शुरुआत। विजन तो वाकई बहुत शानदार था, लेकिन हम जानते हैं कि हकीकत हमेशा कागजी योजनाओं जैसी नहीं होती। ऐतिहासिक नजरिया अपनाएं तो 1954 से ही इस प्रणाली का एक शुरुआती रूप काम करने लगा था, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1959 में, जब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे पहली बार आधिकारिक रूप से राजस्थान में लागू किया गया। इसके बाद लगभग हर राज्य ने इस त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया और 1992 वो साल है जिसे इस प्रारंभिक कार्यात्मक युग का अंत माना जाता है, क्योंकि इसके ठीक बाद भारत में बड़े संवैधानिक संशोधन हुए थे। ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही योजना जमीन पर अलग अलग रूप ले लेती है। राजस्थान के बाद बाकी राज्यों ने भी इसे अपनाया तो सही, लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई। अधिकांश भारतीय राज्यों ने इसे लागू करने के लिए अपने अपने अलग कानून पास कर दिए। नतीजा, पूरे देश में एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी का पूरी तरह से अभाव हो गया। कोई एक तय ढांचा था ही नहीं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र ने एक बिल्कुल अलग और विशिष्ट रास्ता चुना। वहां विकास की सभी गतिविधियां सीधे जिला परिषदों को सौंप दी गईं। राज्यों के बीच का ये भारी अंतर आगे चलकर इस पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ। और यहीं पर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। 1959 से लेकर 1992 के बीच पंचायती राज ने काम तो किया, कुछ शुरुआती सफलताएं भी मिलीं, लेकिन ये प्रणाली वो गुणात्मक परिवर्तन या क्वालिटेटिव चेंज लाने में पूरी तरह विफल रही जिसकी उम्मीद की गई थी। लोगों के जीवन स्तर में जो सुधार हुए वे बस आंशिक थे और कुछ गिने चुने इलाकों तक ही सिमट कर रह गए। वो जो भव्य विजन हमने पहले देखा था वो पूरी तरह से हकीकत में कभी नहीं बदल पाया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, सामाजिक और राजनीतिक बाधाएं। इतने शानदार लक्ष्यों वाली व्यवस्था आखिर लड़खड़ा क्यों गई?
इसके जवाब उन वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक घर्षण बिंदुओं में छिपे हैं जिन्होंने इस प्रणाली की रफ्तार रोक दी। इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले शैक्षिक मोर्चे पर देखें तो सबसे बड़ी दीवार थी ग्रामीण आबादी के बीच व्यापक निरक्षरता और अज्ञानता। जाहिर है, जब लोग व्यवस्था को समझेंगे ही नहीं तो उसमें हिस्सेदारी कैसे करेंगे। राजनीतिक मोर्चे पर स्थिति और भी खराब थी। जो प्रतिनिधि चुने गए वो अनुभवीन थे और उनमें जागरूकता की भारी कमी थी। और तो और हानिकारक दलगत राजनीति ने गांव में घुसपैठ कर ली, जिससे गांव गुटों में बंट गए। कई जगह तो ये सामाजिक टकराव हिंसक रूप ले चुके थे। और आर्थिक मोर्चे पर वहां तो धन की भारी कमी थी। पंचायतें बड़े बड़े विकास कार्यों के सपने देख रही थी, लेकिन फंड्स न होने के कारण उन्हें हमेशा सरकारी अनुदान यानी ग्रांट्स पर निर्भर रहना पड़ा। आत्मनिर्भरता का सपना तो बस यहीं टूट गया। स्रोत सामग्री से लिया गया ये उद्धरण इस पूरी स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य का लाभ केवल कुछ अमीर जमींदारों और उच्च वर्गों को मिला। अमीर जमींदारों ने चुनावों पर हावी रहे और बहुसंख्यक गरीब लोग इसमें शामिल होने में विफल रहे। ये एक बेहद कठोर वास्तविकता है। अगर हम याद करें तो शुरुआत में लोकतांत्रिक जीवन की आदत विकसित करने की बात की गई थी, लेकिन जमीन पर सत्ता पूरी तरह से एक विशिष्ट वर्ग की मुट्ठी में कैद होकर रह गई। अब हम अपने अंतिम भाग पर आते हैं, प्रणालीगत संरचनात्मक दोष। अभी तक हमने लोगों, समाज और राजनीति से जुड़ी बाहरी चुनौतियों को देखा, लेकिन क्या समस्या सिर्फ बाहर ही थी? जी नहीं। विश्लेषण स्पष्ट रूप से 1954 से 1992 के बीच के उन 10 सटीक संरचनात्मक दोषों को उजागर करता है जो खुद इस मशीनरी के भीतर ही मौजूद थे। मतलब बीमारी सिस्टम के अंदर ही थी जो इसे खोखला कर रही थी। आइए इन 10 प्रणालीगत खामियों पर एक नज़र डालें। सबसे पहले ग्राम सभा, जिसे इस पूरी व्यवस्था की नींव होना चाहिए था, वो लगभग अप्रभावी थी। कई जगहों पर समितियों का स्वरूप नामांकित या नॉमिनेटेड था, जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। काम करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की भारी कमी थी। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा था अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप। विजन था स्थानीय समस्या समाधान का। जरा सोचने वाली बात है, अगर हर छोटे काम में सरकार दखल देगी तो स्थानीय लोग अपनी समस्याएं खुद कैसे सुलझाएंगे। इसके साथ ही पर्याप्त शक्तियों का न होना, अनियमित चुनाव और पंचायतों का सार्वजनिक संस्थाओं के बजाय महज सरकारी एजेंसियों के रूप में काम करना, इन सब चीजों ने मिलकर उस महान विजन को एक बेहद कमजोर वास्तविकता में बदलकर रख दिया। साथ ही ब्लॉक का क्षेत्र भी बहुत छोटा रखा गया था, जिससे विकास कार्य प्रभावी ढंग से हो ही नहीं पाए। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बेहद ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है, जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या राज्य पर भारी आर्थिक निर्भरता के साथ सच्चा स्थानीय स्वशासन कभी वास्तव में अस्तित्व में रह सकता है? यही 1954 से 1992 के बीच पंचायती राज का सबसे बड़ा विरोधाभास था। पूर्ण स्वायत्ता की चाहत तो थी, लेकिन पैसों के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भरता बनी रही। ये सवाल सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने के लिए भी उतना ही जरूरी है। इस विश्लेषण में हमने साफ तौर पर देखा कि कैसे एक शानदार विजन और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई हो सकती है। इस सवाल पर विचार करना बेहद जरूरी है। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की पंचायती राज व्यवस्था को समझना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की उस विशाल शासन व्यवस्था को डिकोड करने वाले हैं जो करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन को चलाती है। आइए स्थानीय शासन की उस जबरदस्त मशीनरी को समझते हैं जो देश के सुदूर गांवों तक लोकतंत्र की असली जड़ों को पहुंचाती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जहां आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में बसता है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी और विविध ग्रामीण आबादी पर एक केंद्रीय या राज्य स्तरीय राजधानी से प्रभावी ढंग से शासन कैसे चलाया जा सकता है? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल था। देखिए, दूर बैठकर हर गांव की एकदम अलग जरूरत को समझना और उसे सुलझाना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल इसी बड़ी प्रशासनिक उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने के इरादे से ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। इस पूरी पहेली का जो सबसे बुनियादी और असरदार समाधान निकला वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका सीधा सा मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि प्रशासनिक और फैसले लेने की ताकत को ऊपर यानी केंद्र या राज्य सरकार के स्तर से निकालकर सीधे निचले स्तर के स्थानीय प्रशासन को सौंप देना। ग्रामीण भारत के लिए ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने पावर को सीधे जमीनी स्तर पर शिफ्ट कर दिया, जिससे सबसे निचले स्तर पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जबरदस्त मजबूती मिली। इस दिशा में जो सबसे ऐतिहासिक कदम उठाया गया वो था 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके मूल दस्तावेज को अगर देखें तो ये एकदम साफ है कि इसका मुख्य मकसद पंचायती राज व्यवस्था की पुरानी कमियों को जड़ से खत्म करना था। इसे सिर्फ एक कागजी बदलाव मत समझिए। ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए इस व्यवस्था को एक बहुत ही व्यापक प्रतिनिधि आधार दिया गया था। इस अधिनियम ने ये पक्का कर दिया कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित, एक्टिव और एकदम कुशल तरीके से काम कर सकें। और इस बदलाव का असर इतना व्यापक था कि 23 अप्रैल 1994 आते-आते पूरे देश में बड़े पैमाने पर बदलाव हो चुके थे। लगभग सभी राज्यों ने अपने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए नए सिरे से कानून बनाए। इन कानूनों के तहत कई ऐतिहासिक नियम लागू किए गए, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण पक्का किया गया, और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 1/3 निर्वाचित सीटों का रिजर्वेशन